वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे चर्चा करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में वाइसराय यानी कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो आज हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के को दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में हम ऐतिहासिक परिस्थितियों का जायजा लेंगे, यानी कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उस समय 1919 का भारत में, उसकी जांच पड़ताल करने की हम कोशिश करेंगे। उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन परिस्थितियों में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। और क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव हमें प्रत्येक एक्ट पर देखने को मिलता है, तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बन जाती है कि हमें तात्कालिक परिस्थितियों का जायजा लेना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं क्या उस समय भारत में परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से एक 1990 के एक्ट के विशेष प्रावधान किए गए। सबसे पहले जायजा लेंगे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हमने यहाँ पर तात्कालीन भारत की परिस्थितियों को कुछ बिंदुवार विभाजन किया है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन उस समय तक निरस्त हो गया था। उसके कुछ कारण थे, हिंदुओं के द्वारा विरोध था, स्वदेशी बहिष्कार के आंदोलन थे, क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ बढ़ गई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार थी। उसी समय जो महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने आती है वो है प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा, उस समय तात्कालिक मुस्लिमों में असंतोष जो पनप रहा था वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है तात्कालिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो लखनऊ पैक्ट है और उस समय जो होम रूल आंदोलन चल रहा था जिसमें सुशासन की मांग प्रमुख रूप से उठाई जा रही थी। और इन सब परिस्थितियों में 1917 की जो घोषणा मॉन्टेग्यू की तरफ से हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम जो अंत में अध्ययन करेंगे वो है लखनऊ पैक्ट की कुछ जो मुख्य मांगें थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही सहमत हुई थी कि इन मांगों की पूर्ति करने की जो मांग है वो ब्रिटिश सरकार से की जाए। तो इस तरह से हम इन बिंदुवार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ करे बिंदुवार हम तात्कालिक परिस्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम बंगाल विभाजन को निरस्त किए जाने की। तो आप सबको विदित है और पिछले वीडियो व्याख्यान में हम 1909 के भारत शासन अधिनियम के ऊपर चर्चा में इस बिंदु को विस्तार से कवर कर चुके हैं। आप जाकर वहाँ पर बंगाल विभाजन की सारी परिस्थितियाँ और इस घटना को किस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। उसके पश्चात जो स्वदेशी और बहिष्कार का मूवमेंट खड़ा हुआ था और सूरत स्प्लिट, ये सब चीज़ें आप उस वीडियो व्याख्यान में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। अब बंग भंग और उसके पश्चात की कुछ जो परिस्थितियां हैं हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से, या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम यूँ कहना चाहें कि बंगाल विभाजन को निरस्त करने के पीछे क्या क्या ऐसे कारण रहे थे, तो उन कारणों का हमने अंकन यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं हिंदुओं के द्वारा विशेष तौर से इसका विरोध किया गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन से जो बड़े बड़े जमींदार थे जो कि उनके अधीन काम करने वाले जो छोटे किसान थे जो कि मुस्लिम थे, और बंग भंग के कारण उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब इसके चलते ब्रिटिश सरकार को भी टैक्स का यानी कि लगान का नुकसान हो रहा था। दूसरा, स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन था जो तिलक के नेतृत्व में चला था, कहीं ना कहीं उससे ब्रिटिश सरकार को उसके व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं और ब्रिटेन को जाने वाले कच्चे माल को लेकर काफ़ी सारा नुकसान ब्रिटिश सरकार को झेलना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था बंगाल विभाजन को निरस्त करने के पीछे। तीसरा कारण था कि बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, हालांकि तिलक के मांडले जेल में जाने के पश्चात
काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। स्वदेशी और बहिष्कार के अंदर दूसरा सूरत स्प्लिट के कारण गरम दल और नरम दल जो थे, उदारवादी और अनुदारवादी, एक दूसरे से पृथक हो गए थे। कांग्रेस विभाजित हो गई थी और तिलक को जो है मांडले जेल में भेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। तो इसके पश्चात देश में, खासतौर से बंगाल में, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, जिनको कि हम हिंसात्मक गतिविधियां भी कह सकते हैं। इसमें भी जो लॉर्ड मिंटो थे, तात्कालिक जो वाइसरॉय थे, वो भी 2 बार बाल बाल हमलों में बचे थे। तो परिस्थितियां काफ़ी गंभीर हो चली थी और क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ये भी एक ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव के रूप में काम कर रही थी। दूसरा, बंगाल का विभाजन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को और उसके जो 2 मुख्य कंधे हैं, हिंदू और मुसलमान के, उन दोनों को अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए। इससे बंगाल भारत का स्वाधीनता आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये उद्देश्य जो था वो सफल नहीं हो पा रहा था और इसी कारण बंगाल विभाजन का वास्तविक जो लाभ था, जो छुपा हुआ उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित की जा रही थी। ये भी एक खास तौर से परिस्थितियाँ थी। भारत सरकार अधिनियम 1912, देखिए इतिहास में इस अधिनियम की बहुत अधिक चर्चा नहीं होती क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी हमने एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के रूप में इसको यहाँ पर रखा है। इसके द्वारा एक नया प्रांत बिहार उड़ीसा जो है पूर्वी बंगाल से अलग करके बना दिया गया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। आसाम को भी चीफ कमिश्नर के अधीन अलग कर दिया गया, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया था। तो इस तरह की कुछ बंगाल विभाजन के प्रमुख कारक और उसके पश्चात की कुछ परिस्थितियों को हमने चर्चा की। आइए देखते हैं हम दूसरा बिंदु, प्रथम विश्व युद्ध। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के समर्थन की, सहायता की आवश्यकता पड़ी और इस समर्थन और सहायता के बदले उनको जो भारत में उदारवादी थे खास तौर से, उन लोगों को स्वाधीनता, संवैधानिक सुधारों के प्रॉमिस करने पड़े कि आगे चल के स्वशासन के क्षेत्र में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के दृष्टिकोण से और अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ सुधारों का जो आश्वासन है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। तो इसकी प्रथम विश्व युद्ध की हम कुछ परिस्थितियां यहाँ पर देख लेते हैं। 1914 और 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में भारत, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश था होने के कारण उसे भाग लेना पड़ा। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक सुधार और सुशासन के उम्मीद में साथ दिया था। अब किस तरह की सहायता भारत से की गई थी, इसका यहाँ पर हमने थोड़ा सा अंकन किया है। देखिए, भारत से तकरीबन 15 लाख हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सभी समुदाय, लगभग आप कह सकते हैं इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स, जो कि विदेशों में फाइट ग्रुप्स ऑफ सोल्जर के रूप में पश्चिमी मोर्चे, पूर्वी अफ्रीका, इजिप्ट, मेसोपोटामिया आदि जगह पे युद्ध में हिस्सा लिया था और तकरीबन इस युद्ध में 50,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 65,000 के लगभग जख्मी हुए थे और लगभग 10,000 सैनिक लापता हुए थे। भारत से आप देख सकते हैं 1,70,000 के आसपास पशुधन, 3.7 मिलियन रसद, जूट और तकरीबन 2 मिलियन पाउंड, जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी उस समय, इस युद्ध में दिया गया। ज़्यादातर जो सैनिक भारतीय थे वो समाज के निम्नतम वर्ग के आते थे, खासतौर से दलित वर्ग के, क्योंकि उस समय के तत्काल सैनिकों में या तत्काल समाज के जो निम्नतम श्रेणी के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं ये भावना थी कि अगर वो ब्रिटिश सोल्जर के रूप में काम करेंगे तो एक जो सामाजिक उनकी जो छवि है, जो उनका समाज में निचले स्तर का जो दर्जा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक सम्मान की दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो इसी कारण अधिकतर जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने वाले जो सैनिक थे, खासतौर से भारतीय सैनिक, वो सब निम्नतम तबके से आते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी इस सैनिक के रूप में कार्य करने से थोड़ी बहुत सुधरने लगी थी, ताकि उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जा सके, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक सम्मान की दृष्टिकोण। ये 2 जो महत्वपूर्ण कारक थे, कहीं ना कहीं इन्होंने तात्कालिक भारतीय समाज के जो निम्नतम दर्जे के, या कहना चाहिए जो सबसे निचले पायदान के जो लोग थे, उनको सैनिकों के रूप में अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती करने के पीछे प्रोत्साहन देने में ये सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक कारक काफ़ी महत्वपूर्ण थे।
11 रुपये प्रति माह की तनख्वाह उन्हें उस समय प्राप्त होती। तो ये कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने यहाँ पर बिंदु अंकित करने की कोशिश की है। अगला बिंदु हम देखते हैं मुस्लिम असंतोष। जी हाँ, डिसकंटेंट। तो आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की एक अलग धारा, जो कि पूरे देश की एक राष्ट्रवाद से थोड़ा सा पृथक होकर चल रही थी और जो स्व केंद्रित थी, उसके स्वयं के हितों पर अधिक केंद्रित थी। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे माना जाता था कि मुस्लिम लीग का काफ़ी बड़ा हाथ है। उनके जो रिप्रेजेंटेशंस थे, शिमला डेपुटेशन जो हुआ था, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कारकों ने उसमें पीछे काम किया था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे, विशेष तौर से मुस्लिम अभिजन जो थे, वो काफ़ी खुश थे। लेकिन ये खुशी बहुत अधिक देर तक टिक न सकी। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होना और उसके पहले भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई और उसके बाद भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जिसने मुस्लिम, जो कि अंग्रेज़ों को अपना मित्र मानते थे और कांग्रेस के विरुद्ध एक हथियार के रूप में उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और उसने मुस्लिम असंतोष को जन्म दिया। आइए देखते हैं उस असंतोष के क्या कारण थे। कुछ कारण इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखे हैं कि बंगाल विभाजन का रद्द होना, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिससे काफ़ी मुस्लिम नाराज थे, खास तौर से मुस्लिम अभिजन। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो तुर्की के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था और तुर्की का जो खलीफा हुआ करता था मुस्लिमों के लिए, सारे विश्व के मुस्लिमों के लिए एक आध्यात्मिक धर्मगुरु था। और ऐसी स्थिति में मुसलमानों में असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि ब्रिटेन उनके खलीफा के जो राष्ट्र है तुर्की, उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक था जिसकी वजह से मुस्लिमों में असंतोष की भावना कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनपना शुरू हो गई थी और वो मुखर भी होने लगी थी। अब एक अगला बिंदु हम देखते हैं कि मुस्लिमों के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में स्थान का ना मिलना भी एक असंतोष का कारण था। और ऐसी स्थिति में जो है, आपको ध्यान होगा, इससे पहले एक हिंदू को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में स्थान दिया गया था, लेकिन मुसलमानों की जो मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक कारक के रूप में हमारे सामने आता है और इसी वजह से मुस्लिम जो है अंग्रेज़ों पर अविश्वास करने लगे थे और अपनी मांगों को किस तरह से मनवाएं, इस बात को लेकर मुस्लिम लीग में खासतौर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए। क्या ब्रिटिश हुकूमत पे विश्वास करना चाहिए या फिर कांग्रेस के साथ राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में मिलकर उसमें अपने मुस्लिम हितों का संरक्षण करना चाहिए। तो इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस और अस्पष्टता और कन्फ्यूज़न की स्थिति उस समय के तात्कालिक मुस्लिम लीग और उनके नेताओं में हमें देखने को मिलती है। ये कुछ कारण थे मुस्लिम असंतोष के। अगले बिंदु को देखते हैं, लखनऊ पैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम असंतोष था और अंग्रेज़ों के प्रति जो उनके अविश्वास की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई थी, कहीं ना कहीं ये लखनऊ पैक्ट में जाकर हमारे सामने आती है। और कहीं उन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर मुस्लिम हितों के संरक्षण के साथ साथ मुस्लिम हितों के संरक्षण के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस का साथ लेना मुनासिब समझा और यह हमें लखनऊ पैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। लखनऊ पैक्ट की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। इसे लीग और कांग्रेस के समझौते के रूप में, लीग का मतलब है मुस्लिम लीग, और कांग्रेस के समझौते के रूप में भी जाना जाता है और ये दिसंबर 1916 में हुआ था। इसमें 2 महत्वपूर्ण मिलन घटनाएं हुई थी। हमने 2 लिखा है, लेकिन बेसिकली 3 इसमें घटनाएं हुई थी, 3 मिलन घटनाएं जिनको हमको कहना चाहिए। तीसरी जो थी होम रूल आंदोलन की जो 2 धाराएं थी, एक तिलक के नेतृत्व में चलती थी और एक एनी बेसेंट के रूप में के नेतृत्व में चलती थी। उन धाराओं का भी एक मंच पे आना इस लखनऊ पैक्ट की एक विशेषता थी, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं लखनऊ पैक्ट की महत्वपूर्ण घटनाओं की। पहला जो मिलन था, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि 2 महत्वपूर्ण मिलन घटनाएं हुई थी, जिसको हम 3 कह रहे हैं। तीसरी होम रूल आंदोलन की 2 विरोधी नहीं कहना चाहिए, पैरेलल चलने वाली 2 धाराओं के एक मंच पर आने की घटना थी। पहली बात कर लेते हैं कि एक गर्म दल और नरम दल और गर्म दल, जिसे उदार और अनुदारवाद भी कहा जाता था, जो सूरत स्प्लिट में, सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे, अब एक मंच पर थे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भारत के संवैधानिक इतिहास में और संवैधानिक विकास में
हमारे सामने उभर कर आती है। हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रयास मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौते के रूप में इस लखनऊ पैक्ट में उभर कर सामने हमारे आता है। इस लखनऊ पैक्ट में गरम दल और नरम दल का जो स्प्लिट था, जो विभाजन था, वो समाप्त हो गया और दोनों अब एक धारा के अंतर्गत आ गए थे। तो गरम दल और नरम दल का मिलन ये एक प्रमुख घटना थी लखनऊ पैक्ट की। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि उदार एवं अनुदारवादियों का मिलन 1915 तक, क्योंकि उदारवादी विचारधारा के जो दो बड़े आधार स्तंभ हुआ करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, उनका देहांत हो चुका था। तिलक जो है मांडले जेल, आपको ध्यान होगा स्वदेशी बहिष्कार के कारण 6 वर्ष की सज़ा मांडले जेल से काटकर बाहर आ चुके थे। वो 1914 में बाहर आए थे। इन स्थितियों में देखिए कांग्रेस का 31वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में 26 से 30 दिसंबर के बीच में उदारवादी अंबिका चरण मजमूनदार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने रखने की कोशिश की है ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आप हल कर सकें। 31वां ये अधिवेशन था और 26 से 30 दिसंबर के बीच में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। लखनऊ में उसी समय पैरेलल समांतर मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो कि 9वां था भी आयोजित हुआ और जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। लखनऊ में देखिए 3 व्यक्तित्व केंद्रीय भूमिका में थे, एक तो तिलक, दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरी थी एनी बेसेंट। हालांकि लीग और कांग्रेस दोनों के अधिवेशन अलग अलग आयोजित हुए थे। देखिए कुछ ई कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा कि संयुक्त अधिवेशन हुए थे, संयुक्त हुए थे। देखिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, अधिवेशन अलग अलग ही हुए थे, पृथक रूप से हुए थे। हाँ, एक संयुक्त बैठक में एक संयुक्त मसौदे को स्वीकृति जरूर से दी गई थी जिसको अलग अलग पारित किया गया था। कांग्रेस के द्वारा अलग पारित किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा अपने सेशन में अलग पारित किया गया था। लेकिन एक सहमति मांग पत्र था 19 सूत्रीय मांग का, जिसकी इसमें क्या मांगे थी आगे चलकर हम देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग था, ये कोई संयुक्त अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का नहीं हुआ था। दोनों के जो अधिवेशन थे वो लखनऊ में थे लेकिन अलग अलग हुए थे, अलग अलग तारीखों में भी हुए थे। और जो सहमति थी लखनऊ पैक्ट पे उसको भी अलग अलग सेशंस में तो मुस्लिम लीग ने अलग पारित किया था और कांग्रेस ने अलग पारित किया था। लखनऊ पैक्ट में जिन्ना एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आ गए थे और जिन्ना 1906 से ही कांग्रेस और 1913 से मुस्लिम लीग के सदस्य थे और कांग्रेस हालांकि उन्होंने बहुत बाद में 1920 में छोड़ी थी। तो जिन्ना की एक महत्वपूर्ण भूमिका का कारण यहाँ पर हमें निकल कर ये सामने आता है क्योंकि वो दोनों ही जो संगठन थे, खासतौर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के ही सदस्य थे। तो जाहिर सी बात थी और स्वाभाविक भी था कि जिन्ना की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें लखनऊ पैक्ट में निकलकर देखने को मिलती है। दूसरा जो व्यक्तित्व लखनऊ पैक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका में था वो थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए परंपरागत रूप से हिंदू राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक को माना जाता था। गणेश उत्सव उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी छवि एक कट्टर हिंदू की मानी जाती थी, किंतु फिर भी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एकता के देवदूत के रूप में वो सामने उभर कर आया। और जिसके पीछे कारण ये था कि जब वो जेल से आए, वापस बाहर आए, मांडले जेल से बाहर आए, तो स्वाधीनता का आंदोलन एक तरह से दिशाहीन आंदोलन था। गांधी जी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बाद में आए, यानी कि 1920 के आसपास। लेकिन उस समय जो आंदोलन की दिशा थी और दशा थी वो काफ़ी गतिहीन भी थी और दिशाहीन भी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में तिलक ने स्वाधीनता आंदोलन की धार को वापस तेज करने के दृष्टिकोण से, एक गति देने के दृष्टिकोण से और एक दिशा देने के दृष्टिकोण से इस बात पे विचार किया कि मुस्लिम लीग को पृथक रख के या मुस्लिम समुदाय को अलग रखे मुख्य धारा से हम अंग्रेज़ों को से साथ में लड़ नहीं पाएंगे, उनके साथ संघर्ष नहीं कर पाएंगे और स्वाधीनता और स्वराज्य का जो मांग है कहीं ना कहीं उसको हम अंग्रेज़ों से पूरा नहीं करवा पाएंगे। तो इसी सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं आवश्यकताओं के मद्देनज़र उन्होंने न केवल गरम दल के साथ मिलन को स्वीकार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के पीछे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की और ये हमें लखनऊ पैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। अब स्वराज की मांग को गति देने के उद्देश्य से लखनऊ में
लीग कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई। जी हाँ, एक संयुक्त बैठक हुई थी जिसमें कि 19 सूत्रीय मांग पर सहमति बनी थी। अधिवेशन अलग अलग थे लेकिन एक जॉइंट सिटिंग की गई थी जिसमें कि 19 जो डिमांड्स थी जिनमें दोनों पक्षों में सहमति बनी थी और जिसमें प्रमुख रूप से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। दिस वॉज द ग्रेट डेवलपमेंट। देखिए 1909 के जो अधिनियम थे जिसके माध्यम से पृथक निर्वाचक को लागू किया गया था, तो उस समय कांग्रेस ने इसका काफ़ी विरोध किया था। लेकिन यहाँ जो हम नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इस डेवलपमेंट में हमें स्पष्ट रूप से देखने को ये चीज़ मिल रही है कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था, न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी कुछ हद तक कांग्रेस ने स्वीकार्यता प्रदर्शित कर दी थी। तो ये काफ़ी विवाद का विषय है कि क्या ये गलती कांग्रेस के द्वारा की गई थी या ये गलती बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे आने वाले भविष्य का असेसमेंट और इसके प्रभाव को वो ठीक तरीके से जज नहीं कर पाए थे। ये एक अलग सेपरेट विचारणीय बिंदु है। यहाँ पर हम केवल इसी तथ्य से सरोकार रखेंगे कि इस 19 सूत्रीय मांग में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जिसने आगे चल के भारत का इतिहास और भूगोल बदला, उसमें कांग्रेस ने जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसको लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय, बीएस मुंजे और तेज बहादुर सप्रू ने इसकी काफ़ी कड़ी आलोचना की और इसे एक गैर राष्ट्रवादी और अलोकतांत्रिक कदम के रूप में बताया और इसकी काफ़ी उन्होंने विरोध भी किया था। अब इस मांग को स्वीकार किए जाने से मुस्लिम लीग काफ़ी खुश थी क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं उद्देश्य था कि वो अकेले लड़कर अंग्रेज़ों से अपने हितों के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे। उनका जो ये सोच हमें देखने को मिलती है कि कांग्रेस का साथ लेकर वो मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकते हैं और यह उद्देश्य उनको यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग खुश थी। तिलक को लीग के 31 दिसंबर का जो अंतिम दिन था सेशन का, अधिवेशन का, उसमें आमंत्रित किया गया। अब तिलक जो है हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बन गए थे राष्ट्रीय स्तर पर और सेशन में यानी कि मुस्लिम लीग के सेशन में उनका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और इसी स्वागत के मद्देनज़र तिलक की भूमिका को केसरी ने इस तरह से लिखा कि राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने वाले सभी तत्वों को गोमती के पानी में डुबो दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस घटना से है या किसके बारे में ये लिखा गया है, किस घटना के संदर्भ में ये वाक्य लिखा गया है। तो राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने वाले जो सभी तत्व थे उनको गोमती के पानी में डुबो दिया गया, ऐसा केसरी ने इस संदर्भ में लिखा था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन्ना जो थे, हालांकि हम सभी लोग जिन्ना को एक काफ़ी कट्टरवादी मानते हैं, लेकिन जिन्ना उस समय काफ़ी मॉडरेट थे, उदारवादी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के भी कहीं ना कहीं वो समर्थन करते थे। तो जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग से इस अधिवेशन में सांप्रदायिकता को त्याग कर स्वराज की मांग करने का आह्वान किया था। अब तिलक जो है त्रिकोणीय संघर्ष को यानी कि हिंदू वर्सेस ब्रिटिश, मुस्लिम वर्सेस ब्रिटिश, इसको जो है और उसके बाद में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इस तरह से तीन कोणीय जो संघर्ष था उसको एक कोणीय करना चाहते थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम संयुक्त रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वराज के लिए संघर्ष करें। इस तरह से ये जो प्रयास था तिलक का और ये जो सोच थी ये कहीं ना कहीं हमें लखनऊ पैक्ट में परिलक्षित होती है। किंतु लखनऊ पैक्ट को मूर्त रूप देने से पहले ही तिलक इस संसार से विदा हो गए। आगे जिन्ना को कांग्रेस में जो है साइडलाइन कर दिया गया और गांधी जी के साथ गंभीर मतभेद के चलते और ख़ासतौर से खिलाफत आंदोलन के समर्थन को लेकर और खिलाफत आंदोलन का प्रयोग जो है भारत के स्वाधीनता आंदोलन में करने को लेकर काफ़ी जो मतभेद थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच में उभर कर सामने आए और उसी को चलते जो है 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब ये सारे लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो भूमिका अदा की गई थी उसमें सरोजनी नायडू जो थी, उन्होंने जिन्ना को लखनऊ पैक्ट में केंद्रीय भूमिका निभाने के संदर्भ में एकता का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ यूनिटी के नाम से संबोधित किया गया था। दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है एकता का राजदूत किसने कहा था, किसके लिए कहा था और कब कहा था। तो ये 2-3 सवाल इससे उभर कर आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एकता के राजदूत के रूप में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, होम रूल आंदोलन।
अपने आप में शब्द से स्पष्ट है। इसका अर्थ क्या होगा? होम यानी कि अपना घर, और रूल यानी कि खुद का नियम, खुद के शासन। तो होम रूल का अर्थ है स्वशासन या स्वराज। देखिए, आयरलैंड के रेडमंड ने सर्वप्रथम होम रूल लीग आयरलैंड में स्थापित की थी, और जिसका उद्देश्य था, क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटेन के अधीन एक उपनिवेश था, तो वहाँ पर स्वशासन प्राप्त करना, और इसी उद्देश्य से वहाँ पर रेडमंड ने सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके कुछ जो तरीके होते हैं, संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की मांग करना, ये इसका प्रमुख तरीका होता है होम रूल की मांग करने का। और होम रूल आंदोलन की जो विशेषता है, तो उसको देखते हैं हम कि होम रूल आंदोलन जो है भारत में 2 धाराओं में हमें देखने को मिलता है। एक धारा तिलक के नेतृत्व में थी, और दूसरी जो धारा थी वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में थी। सबसे पहले भारत में होम रूल किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने शुरू किया या बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया? तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक ने इंडियन होम रूल लीग से की थी। दोनों के नामों में डिफरेंस है। एनी बेसेंट की लीग और तिलक की भी जो लीग थी उसमें थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। और इंडियन होम रूल लीग से की थी, ये तिलक की लीग का नाम था, जो उन्होंने अप्रैल 1916 में स्थापित की थी, यानी कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग से पहले। तो इस तरह से भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिसकी 6 शाखाएं थी और मुख्यालय पुणे में था। अध्यक्षता उस समय, यानी कि इस इंडियन होम रूल लीग की अध्यक्षता जोसेफ वापिस्टा के द्वारा की जाती थी। अब इसका क्षेत्र क्या था, इसका वर्किंग एरिया क्या था, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था? वो था महाराष्ट्र, लेकिन मुंबई को छोड़कर। जी हाँ, तात्कालिक जिसको बॉम्बे कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था, उसमें तिलक का होम रूल आंदोलन सक्रिय नहीं था। कारण क्या थे, आगे के वाक्य में लिखा हुआ है। क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर पूरा एरिया इंडियन होम रूल लीग यानी कि बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल के अधीन था। मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी सक्रिय थी। अब इसकी क्या मांगें थी? देखिए, इसकी मांगों की अगर हम बात करें तो स्वराज, जाहिर सी बात है, होम रूल आंदोलन है तो पहली मांग स्वराज होगी। दूसरी जो मांग थी कि भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण किया जाना चाहिए और मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये कुछ मांगें थी। अब मुंबई में जो हमने चर्चा की कि ये स्थापित नहीं की गई थी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया का वहाँ काफ़ी प्रभाव था, और कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले के जो कार्यकर्ता थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, वो ये नहीं चाहते थे कि तिलक के जो होम रूल आंदोलन है उसकी स्थापना बम्बई में की जाए। तो उसी विरोध के चलते जो है बम्बई में तिलक के होम रूल आंदोलन की कोई भी शाखा स्थापित नहीं की गई थी। अन्य जो क्षेत्र थे जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक। अब इसके प्रमुख जो प्रचार तंत्र थे, देखिए, मराठा जो कि इंग्लिश में छपता था और केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इन्हीं अखबारों के माध्यम से तिलक अपने होम रूल आंदोलन स्वराज की मांग को प्रकाशित करते थे और जनमानस तक पहुंचाते थे। अब इसी कारण जो है वैलेंटाइन सिरोल जो थे, उन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा था, और तिलक ने उनके इस भारतीय शांति के जनक कहने को लेकर काफ़ी वो विचलित भी हुए थे, और उन्होंने तिलक ने उनके खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था, और उसको लड़ने के लिए वो ब्रिटेन भी गए थे। अब उनके ब्रिटेन जाने के कारण कहीं ना कहीं तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो इतना सशक्त नहीं रहा था। अब हम दूसरी धारा की चर्चा करते हैं जो कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में थी। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी और 1893 में, जी हाँ, 1893 में भारत आई थी। ये वो समय था जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, तो ये उसके पश्चात भारत आई थी। सितंबर 1916 में मद्रास में उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट मुख्य रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जिसका एडीआर मद्रास में मुख्यालय था। तो यहीं पर उन्होंने अपने होम रूल लीग की भी स्थापना की। हालांकि बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ वो अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी संघर्ष में शामिल हो गई, और होम रूल उनमें से एक था। उनके होम रूल लीग का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसकी स्थापना उन्होंने सितंबर में की थी। तिलक इससे पहले स्थापित कर चुके थे, इसलिए तिलक को जो है होम रूल आंदोलन की प्रथम स्थापना का श्रेय जाता है। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का मुख्यालय अडियार यानी कि मद्रास में था, और तिलक के होम रूल आंदोलन के क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत तक उसका विस्तार था, और इसके संगठन सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया।
ये इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। अब इनके जो प्रमुख अखबार थे वो थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट को भारत में फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में भी जाना जाता है। फेबियन आंदोलन बेसिकली एक सोशलिज्म की एक ब्रांच है जिसमें कि डेमोक्रेटिक तरीक़ों पे और साथ ही साथ इंडिविजुअल फ्रीडम पे भी बल दिया जाता है। ये फेबियन आंदोलन की कुछ विशेषताएं। इसकी जनक भी और इसके प्रस्तावक के रूप में भी एनी बेसेंट को याद किया जाता है। भगवत गीता का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अनादर जी के क्वेश्चन कि भगवत गीता का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये कार्य भी एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है। अब देखिए, हमने पहले जब लखनऊ पैक्ट की चर्चा में 2 मिलन की बात की थी, एक तो नरम दल गरम दल, दूसरा हिंदू और मुस्लिम, और तीसरा जो थी ये जो 2 धाराएं थी ख़ास तौर से होम रूल आंदोलन की, वो लखनऊ पैक्ट में एक मंच पर आई थी, एक तिलक वाली और एक एनी बेसेंट वाली। और आगे चलते हुए इनकी जो मांग थी होम रूल की, कहीं ना कहीं उसका कुछ रिफ्लेक्शन हमें 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा में देखने को मिलता है। और इसी कारण आगे चलकर ये दोनों धाराएं लगभग मिल गई और फेड ऑफ हो गई, क्योंकि एनी बेसेंट और तिलक अपना मुकदमा लड़ने ब्रिटेन चले गए थे। और एनी बेसेंट की जो मुख्य मांग थी, कहीं ना कहीं 1917 में उन्हें महसूस हुआ कि शायद ब्रिटिश सरकार 1919 के अधिनियम के माध्यम से 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा के अनुरूप उनके सुशासन की मांग लेगी। तो ये आंदोलन 1919 के आते आते फेड आउट हो गया था। अब हम देख लेते हैं कि अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू की घोषणा क्या थी, जिसको कि मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी जो उन्होंने ब्रिटेन में की थी। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये भारत सचिव थे और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट का उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक भारतीयों का समर्थन और सहायता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें प्राप्त होती रहे, उसी का आश्वासन देने के लिए उसको दोहराया गया, उसी आश्वासन को दोहराया गया। और ये इसी को हम इतिहास में अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं उसके कुछ प्रमुख तथ्य। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी और इसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। कहीं ना कहीं भारत के जो उदारवादी थे उन्हें ये प्रतीत हुआ कि अब उनके सुशासन की जो मांग है वो वास्तविकता में बदलने जा रही है, क्योंकि मॉन्टेग्यू ने ऐसी घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा उन्हें दी जाने लगी। हालांकि ये उनकी जो आकांक्षा थी वो 1919 के अधिनियम में पूरी ना हो सकी, उसमें बहुत सारी कमियां ऐसी छोड़ दी गई जिससे कि उसके जो वास्तविक उद्देश्य थे उनको प्राप्त नहीं किया जा सका। दैट इज़ द मैटर ऑफ अनदर वीडियो लेक्चर, जो कि हम इसके बाद आएंगे। उसमें हम लोग 1919 के अधिनियम को विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और उसके एक एक प्रावधान के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए और यहाँ पे तात्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ में व्यापक विचार विमर्श के बाद में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को जारी किया, जिसके आधार पर 1919 के एक्ट को बनाया गया था। वो हम अगले वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद के द्वारा निर्मित और भारत सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सेतु पुल की संज्ञा दी, ब्रिज की संज्ञा दी थी। इसका महत्व क्या था? इस घोषणा का महत्व के रूप में अगर हम चर्चा करें तो इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को सुशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो गई थी। उन्हें लगा कि अब उनकी सुशासन की मांग बिल्कुल पूरी होने वाली है। हालांकि ये आशंका बाद में धूमिल हो गई। घोषणा के पश्चात भारत में सुशासन की स्थापना की मांग में जो विप्लव या विद्रोह की संभावना जो थी वो कहीं ना कहीं इस घोषणा से समाप्त हो गई या कमज़ोर पड़ गई, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन भी शिथिल हो गया था। अब इससे 1909 में मार्ले के द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न जो असंतोष वो रोष था वो भी समाप्त हो गया था। तो ये एक अगस्त घोषणा थी, मॉन्टेग्यू की घोषणा थी जो ब्रिटेन में उन्होंने की थी। फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ पैक्ट में जो 19 सूत्री मांगों पर लीग और कांग्रेस में सहमति बनी थी उसकी कुछ विशेष क्या प्रावधान थे और इन प्रावधानों का कितना प्रभाव हमें एग्जैक्टली 1990 के एक्ट पर देखने को मिलता है। किन किन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था ये हमें अच्छी तरह से इसमें बाद में समझ में आ जाएगा।
तो कुछ सारी मांगें हमने नहीं लिखी हैं, कुछ मांगें यहाँ पर हमने लिखी हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पृथक जो संयुक्त सहमत मांगें चीज़ें 19 थी, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर अंकित की हैं। पहली मांग थी स्वराज, और दूसरी मांग थी भारत परिषद की समाप्ति, तीसरी थी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये काफ़ी स्वशासन और उत्तरदायी शासन के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव मांगे थी। भारत सचिव का वेतन ब्रिटेन के द्वारा दिया जाए, ना कि भारत के द्वारा, ये भी काफ़ी उचित मांग थी। 1/3 प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए दिया जाए। देखिए 1/3 की जो ये मांग थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कहीं ज़्यादा थी, लेकिन कांग्रेस स्वाधीनता और स्वराज की मांग के कारण इसको स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। तो 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिमों के लिए हो, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब देखिए पृथक निर्वाचन की न केवल मुस्लिमों के लिए स्वीकार कर लिया गया था, बल्कि समूह समुदायों के लिए, जब तक कि वो एक सामान्य या संयुक्त निर्वाचन पर सभी सहमत ना हो, तब तक सभी समुदायों के उनकी जनसंख्या के अनुपात या उससे थोड़ा सा अधिक रिजर्वेशन कर दिया जाए, या पृथक निर्वाचन, रिजर्वेशन नहीं कहना चाहिए, पृथक निर्वाचन कर दिया जाए। ये इस बात को लेकर भी लीग और कांग्रेस में सहमति बन गई, जिसमें आगे चल के काफ़ी सारा हमें देखने को मिलता है कि सिखों के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए और अन्य तबकों के लिए भी 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को विस्तारित कर दिया गया, जो पहले 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए लागू की गई थी, और उसको 1919 के माध्यम से अधिक विस्तार दे दिया गया। और तो कहीं ना कहीं हमें लखनऊ पैक्ट में इस मांग में उसके बीच देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और लीग इस बात पर सहमत थी कि न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसमें आगे जो प्रमुख मांग थी वो थी कि सभी प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों की संख्या निश्चित करने की बात थी। विधानमंडलों का कार्यकाल 5 वर्ष किए जाने की बात थी। आधे से अधिक सदस्य केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों होने चाहिए, और सभी निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे वयस्क मताधिकार से चुने जाने चाहिए। ये कुछ जो प्रमुख मांगे थी लखनऊ पैक्ट की, ये हमने यहाँ पर अंकित की है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने 1919 एक्ट के पहले की जो भारत में परिस्थितियाँ थी, जो बंगाल विभाजन के रद्द होने के पश्चात की थी, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित थी, लखनऊ पैक्ट से संबंधित थी, होम रूल आंदोलन से संबंधित थी, उन परिस्थितियों का हमने जायजा लिया। बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी भी हमने इस वीडियो व्याख्यान में रखने की कोशिश की है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और साथ ही साथ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और अपने मित्रों तक या जो जनरल नॉलेज खासतौर से पॉलिटिकल साइंस को लेकर तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस चैनल की लिंक को शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और इसके पश्चात का जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम 1919 के जो प्रमुख प्रावधान थे, एग्जैक्ट जो प्रोविजंस थे, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो पुनः एक बार आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।